नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही एक पार्ट लोड कर चुका हूं गुलाम वंश। अब दूसरा पार्ट हमारा आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय टाइम ड्यूरेशन है यह 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी के आसपास है। 1290 से लेकर के 1320 तक है। तो इसमें हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, हमने वही चीज़ें लिया है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अब इसके फैक्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला शासक कौन आता है, तो इसमें देखिए जो पहला शासक आता है यह होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसमें पहला शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह 1290 से लेकर के 1296 तक रहता है। 1290 से लेकर के 1296 तक रहता है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? खिलजी वंश की। और जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखा। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? किलोखरी के। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और यह 13 जून, इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका जो है कि 13 जून और 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखा। उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखा और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें दोस्तों जो हम कुछ और फैक्ट देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये तो सबसे पहले हमारा आता है कि गुलाम वंश का अंत करके इसने क्या किया था? खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना की और यह उदार निरंकुशवाद को आदर्श को बनाए रखा और किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। यह भारत में खिलजी वंश का संस्थापक 13 जून 1290 में कैकूबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में इसका राज्यारोहण हुआ था। कैकूबाद द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? कैकूबाद द्वारा निर्मित। ये किस वंश का था? कैकूबाद गुलाम वंश का था। यह दिल्ली का सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। मतलब यहाँ ये देखा जा सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज जो है यह हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण भी रखता था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक राज किया था। कितने वर्ष तक राज किया था? 6 वर्ष तक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो 6 वर्ष तक इसने केवल राज्य किया था। कितने वर्ष तक किया था? 6 वर्ष तक राज्य किया था। और बताते हैं कि उदार भी था। इसकी दृष्टिकोण क्या थी? उदार दृष्टि थी हिंदुओं के प्रति। हिंदुओं के प्रति क्या रखता था? उदार दृष्टिकोण था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। राज्य को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता उसे कड़ी से कड़ी सजा देता। तो जलालुद्दीन से हमें इतना फैक्ट को याद रखना है कि यह खिलजी वंश का संस्थापक था और 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। यह उदार निरंकुशवाद था क्योंकि यह हिंदुओं के प्रति दयालु था और किलोखरी में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। यह केवल 6 वर्ष तक राज्य किया था। कितने वर्ष तक किया था? यह केवल 6 वर्ष तक राज्य किया था और इसने सहिष्णुता का व्यवहार अपनाया। किसका अपनाया? सहिष्णुता का व्यवहार अपनाया और कैकूबाद द्वारा निर्मित, कैकूबाद जो गुलाम वंश का शासक कैकूबाद था उसके द्वारा जो निर्मित किलोखरी महल था उसी में इसका क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था। तब दोस्तों हम आगे देखते हैं इसी का दामाद और भतीजा जो दूसरा शासक आता है वह कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है? यह
अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके यह क्या बनता है, सुल्तान बनता है। मतलब यह जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके फिर यह क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और उसके बचपन का नाम अली गुरसाफ्स है, अली गुरसाफ्स है। इफेक्ट हमें याद रखना है, अली गुरसाफ्स है। इसके बाद अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में हुआ था। दिल्ली के बलवन के लाल महल में, बलवन वही जो गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी उपाधि किससे, सिकंदर द्वितीय से धारण की थी। मतलब सानी की उपाधि धारण की, किसकी धारण की, सिकंदर द्वितीय की। अब अलाउद्दीन ने क्या किया था, देवगिरी के शासक जो रामचंद्र थे उनको राय रायान की उपाधि प्रदान की थी, राय रायान की उपाधि प्रदान की थी। तो इसने वहाँ शासक करके, वहाँ आक्रमण करके और राजा रामचंद्र को भी पराजित कर दिया था। बाद में वैवाहिक संबंध बनाया, फिर इनको अपने दरबार में रखा और वहाँ पर इनको राय रायान की उपाधि प्रदान की। फिर इसके बाद वारंगल विजय 1309 से 10 के बीच था। इसमें प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मालिक कफूर को दिया। प्रताप, उस समय वहाँ का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव था। और इसने कोहिनूर हीरा किसको दिया, मालिक कफूर को दिया, जो अलाउद्दीन के सेनापति था। अलाउद्दीन क्या था, सेनापति था। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मालिक कफूर को जाता है। किसको जाता है, मालिक कफूर को जाता है। कहाँ का, दक्षिण भारत का। मलिक कफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। मलिक कफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। उसे 1000 दिनार खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखना है, फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखना है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। काफ़ी 1/2 मतलब काफ़ी तगड़ा लेता था। 1/2 किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें खोम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पे 4/5 भाग कर दिया। अब मतलब जो लूट का धन आता था वहाँ से भी इसने कितना लेने लगा, 4/5। मतलब यहाँ भी बहुत ज़्यादा ये कर वसूलने लगा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ये सब वो है जैसे कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, 1000 खंबा महल निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। यह वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो अब इसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 में हुआ था। 1266 से 67 में इसका जन्म हुआ था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था यह 1266 में हुआ था। कब हुआ था, 1266 में, याद रखना है हमें कब इसका जन्म हुआ था, 1266 में। अब इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था। क्या था, शहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन ने छिपकर अपार धन संपत्ति प्राप्त किया। मतलब वहाँ पे अटैक किया और उसने काफ़ी धन संपत्ति वहाँ तय कब किया था, 1294 में। 1294 ईस्वी में अटैक किया था और वहाँ से काफ़ी धन लूटा था। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। जब देवगिरी पे इसने आक्रमण किया और वहाँ इसको काफ़ी सफलता मिली, इसने पहले कहाँ आक्रमण किया, देवगिरी पे, देवगिरी, तो वहाँ से इसको काफ़ी अपार धन मिला। फिर इसके मन में लालसा आ गई कि अब क्यों न मैं ही शासक बन जाऊँ। फिर 19 जुलाई 1296 के धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता हासिल कर लिया था इसने। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया था। इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में किया गया। कहाँ किया गया, दिल्ली बलवन के लाल महल। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाने का तरीका अपनाया। अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता का तरीका अपनाया। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए। तो मतलब इसमें 2000 मंगोल, कितने, 2000 मंगोल
क्या हुआ था, इस्लाम कबूल कर लिए थे। क्या किए थे, इस्लाम कबूल किए थे। क्या किए थे, इस्लाम कबूल कर लिए थे और फिर इनको दिल्ली के आसपास बसाया जा चुका था। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश रखने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उसके लिए निषिद्ध कर दिया गया। वे सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी नहीं जोड़ सकते थे और उसने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की। तो मतलब ये इसके कुछ खास पॉइंट थे जो हमें याद रखना है। तो दोस्तों एक बार हम फिर इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करते हैं कि क्या क्या यह था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा में 20 जुलाई 1296 को क्या करता है, हत्या कर देता है और इसके बचपन का नाम अली गुरसाप रहता है। इसका राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर द्वितीय के नाम से उपाधि धारण करता है और अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र को पराजित करता है और वहीं से अपार धन प्राप्त करता है और फिर वहीं से इसको शासक बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। और फिर इसने वारंगल विजय भी किया। कौन विजय किया, वारंगल विजय किया। इसे प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मालिक कफूर को दिया। प्रताप रुद्रदेव जो कोहिनूर हीरा था यह मालिक कफूर को दिया। तो ये भी इसको काफ़ी यहाँ से धन मिला। और दक्षिण भारत का श्रेय किसको जाता है, यह मालिक कफूर को जाता है। किसको जाता है, मालिक कफूर को जाता है। और मालिक कफूर के बारे में देख लेते हैं। यह एक गुजरात की हिंदू जाति हिजड़ा था। यह हिजड़ा था 1000 रुपये में खरीदा गया था और 1000 दिनारी भी से कहा जाता था। 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन के समय में हम देखते हैं कि भू राजस्व काफ़ी तगड़ा हो गया था। हाफ लिया जाता था, उपज का आधा कर दिया गया था और लूट का धन जो पहले 1/5 था उसकी जगह 4/5 कर दिया गया था। तो इसके समय में ये देख लिया जाए कि काफ़ी जो है टैक्स को बढ़ा दिया गया था। और इसने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। कौन, ये परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का बचपन नाम मोहम्मद हसन था। जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं पटियाली में 1253 में हुआ था। बलवन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। कई बार फैक्ट पूछा जा चुका है कि 8 सुल्तानों को किसने देखा था, तो यह अमीर खुसरो ने। याद रखना, अमीर खुसरो ने अब तक 8 सुल्तानों को देखा था। और उनका सबसे बड़ा भारत का तोता इन्हें कहा जाता है, या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बताते थे कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी उसी दिन अमीर खुसरो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जैसे इनके बारे में प्रचलित कहावत है कि गोरी सोवै सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर। तो मतलब इन्होंने बोला था कि जब हमारे गुरु नहीं रहे तब हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इनको देखिए जो महारत हासिल थी, सितार तबला के आविष्कार किए थे और कव्वाली का गायन भी आरंभ किया था। सितार तबला और कव्वाली का गायन भी आरंभ किया था। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किस ढंग से इसका, जैसे सराय अदल क्या था। तो सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अनिर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ पे, सराय अदल में। फिर मूल्य नियंत्रण सभा बनाने के लिए मुहस्सिब और नाजिर को रखा गया था। मुहस्सिब सेंसर था और नाजिर नापतोल का अधिकारी था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि बदल दिया था। किसमें बदल दिया था, खालसा भूमि। खिलजी काल में सूचना दाता को मुन्ही या मुनहियान कहा जाता था। ये फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। फिर दीवाने रियासत नामक अधिकारी बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ये कौन करता था, दीवाने रियासत नामक अधिकारी बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ये फैक्ट याद रखना है, दीवाने
रियासत। फिर आगे आता है अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी। किसको? कि भ्रष्टाचार जो लूट बढ़ गया था, जो भ्रष्टाचार और लूट बढ़ गया था। फिर इसमें कुछ और टॉपिक हैं जो देख लेते हैं कि शहनाई मंडी का काम क्या था। शहर प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। वरीद क्या है? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ये वरीद करता था। और शहना मंडी क्या था? अधीक्षक था। वरीद अंदर घूम के देखता था। और मुनहियाना गुप्त सूचना प्राप्त करता था। क्या करता था? गुप्त सूचना प्राप्त करता था। फिर दोस्तों अब इसके बाद आता है यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन आता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। यह 1316 में बैठता है। यह कब बैठता है? 1316 में। मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की। किसी की? खलीफा की उपाधि धारण की। किसने? मुबारक शाह ने। तो दोस्तों अब हम देखते हैं खिलजी वंश में यही 3 इम्पॉर्टेंट शासक हैं जिनके हमें कुछ फैक्ट याद रखना है। जिसमें इसमें पहला है जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसका दामाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर इसका बेटा आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये पढ़ दिए हैं। तो इसको दोस्तों 1 से 2 बार आप सुनेंगे तब से आप सबको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।